दुनिया रूस यूक्रेन के बीच जंग की मुश्किलों से निकली भी नहीं है कि एक और देश में गृह युद्ध छिड़ गया है और वो देश है सूडान। उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल सत्ता के लिए आपस में युद्ध कर बैठे हैं। अब तक इस संघर्ष में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। खार्तूम में गोली लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत की भी खबर है। इसके बाद भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और भारतीयों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि सूचनाओं के आधार पर लड़ाई अभी कम नहीं हुई है और हम सभी भारतीयों से अनुरोध करते हैं कि वो जहां हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें। दक्षिण सूडान 2011 में अलग हुआ था सूडान से, और इससे पहले सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। अफ्रीका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों से देश की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इसमें उत्तर में शक्तिशाली देश मिस्र है, जबकि पूर्व में इरिट्रिया, इथियोपिया है। देश के इस अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से काफी अहम लाल सागर इसके उत्तर पूर्व में मौजूद है। दक्षिण में दक्षिणी सूडान स्थित है, जो उससे अलग हुआ, जबकि चाड और लीबिया इसके पश्चिम में मौजूद है। तो ये तो हमने थोड़ा सा ज्योग्राफिकल जो उसकी लोकेशन है वो आपको समझाने की कोशिश की। अब बात यह है कि सूडान में संघर्ष क्यों हो रहा है, इसे भी जरा आसान भाषा में समझिए। दरअसल सूडान में सत्ता को लेकर 2021 से ही संघर्ष जारी है। सबसे अहम विवाद सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के विलय को लेकर है। आरएसएफ के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले सप्ताह इनकी तैनाती को बदलते हुए नई शुरू कर दी वहां पर, और इसे लेकर आरएसएफ के जवानों में काफी नाराजगी थी। उम्मीद ये थी कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्तापलट के बाद सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। फिलहाल सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और आरएसएफ ही चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। ऐसे में वो एक तरह से देश के राष्ट्रपति की भूमिका में है। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो यानी कि हेमेदती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। करीब 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना में विलय के बाद बनने वाली नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति नहीं है और इसी पर सबसे बड़ा विवाद भी है। आरएसएफ प्रमुख का कहना है कि सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा होने तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं सेना ने बातचीत की किसी संभावना को नकारते हुए कहा है कि अर्धसैनिक बल आरएसएफ के भंग होने तक उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इस गृह युद्ध में सूडान और कमजोर हो सकता है, जो पहले से ही कमजोर है। ऐसे में नागरिक शासन की बहाली का अनुरोध करने वाले कई राजनयिकों ने दोनों जनरल से बात करने की अपील भी की है। केन्या, दक्षिण सूडान, जिबूती के राष्ट्रपतियों को राजधानी खार्तूम भेजने पर सहमति भी बनी है। हालांकि विमानों की आवाजाही ठप रहने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि वो सूडान कब जा पाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, यूएन सभी ने इस समस्या को हल करने के लिए संघर्ष विराम लागू करने और बातचीत करने की अपील की है, लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। इधर भारतीय नागरिक की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिंता जताई है। आंकड़ों के मुताबिक सूडान में भारतीयों की संख्या लगभग 4000 है, जिनमें 1200 ऐसे हैं जो दशकों पहले वहां जाकर बस गए और आज भी वहां बसते हैं। तो क्या मतलब है दरअसल सूडान में ये जो गृह युद्ध चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्या इसके भारत पर भी कोई असर है? अगर असर हैं तो कितने हैं? और ये जो चल रहा है अफ्रीका का उत्तर पूर्वी देश, इसको लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में क्यों टेंशन है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान अजय कुमार दुबे सर जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर हैं अफ्रीकन स्टडीज के जेएनयू में। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। नमस्कार। यस सर। सर पहले तो यही समझाएं हमारे दर्शकों के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है सूडान के आंतरिक हालातों पर नजर रखना पूरी दुनिया को। सूडान अफ्रीका का एक बहुत ही संपन्न राष्ट्र था एक समय में। वहां पे पेट्रोलियम के जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा थी। उस वजह से उसको डिवाइड करके एक साउथ सूडान बना दिया गया, जैसा कि आपने बताया 2011 में। फिर भी अभी काफी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम रिसोर्सेज वहां पे हैं। सूडान एरिया में भी काफी बड़ा देश है, जो काफी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के बॉर्डर के साथ लगता है। और
एक ऐसा देश है जिसमें अरब लीग के लोग इन्वॉल्व हैं, और अफ्रीका के लोग भी, जो जो ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे लोगों का स्टेक इस देश पे है, क्योंकि ये देश बहुत दिनों से गृह युद्ध को देखते आ रहा है। गृह युद्ध के चलते 2011 में देश का विभाजन हो गया, एक दूसरा देश साउथ सूडान बन गया। अब वही ताकतें जो कि गृह युद्ध में एक्टिव थीं, जिनको दबाने के लिए एक नया फोर्स क्रिएट किया गया था, वो जो अभी आर्मी की फोर्स है, उनको चैलेंज की हुई है। तो इस तरह से सूडान की अस्थिरता बहुत ही इम्पोर्टेंट है अफ्रीका के लिए और दूसरे देशों के लिए, खास करके कि जब आजकल जो यूक्रेन के साथ चल रहा है, उसमें एक ग्रुप जो है वो रशियन सपोर्ट सीख कर रहा है। और ये संदेशा है कि अगर रशियन वहां पे अपनी पहुंच बना पाए, तो उससे जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो इस चीज को अच्छे ढंग से नहीं लेंगे और वहां पे टेंशन बढ़ सकती है। सर, क्या वहाँ की जो इस वक्त की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जैसा आपने उसमें रशियन एंगल का भी वो किया, उसमें अगर एक फोर्स को अगर रशिया बैक कर रहा है, तो फिर दूसरी फोर्सेस का भी कोई सिरा कहीं मिल रहा है सर? नहीं, अभी बैक कर नहीं रहा है इफेक्टिवली, अभी उससे सपोर्ट मांगी जा रही है और वो सपोर्ट देने में इंटरेस्टेड है। तो अभी तो ये हालत है कि बाहर के देश अभी तक इन्वॉल्व नहीं है इसमें एक्टिव रूप में, लेकिन जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उसको सिविलियंस की भी कुछ सपोर्ट है, जो चाह रहे हैं कि जो उनकी डिमांड थी, जो वो मांग कर रहे थे कि सिविलियन रूल आने के बाद वो सारी उनकी डिमांड पूरी की जाएंगी, वो सारी पूरी नहीं की जा रही है। तो रैपिड सपोर्ट फोर्स को सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों की भी सपोर्ट है और उसमें ये माना जा रहा है कि कुछ पश्चिमी देशों के लोग हैं जो, और जो एनजीओ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, इसमें अब जब भी दो पक्ष होते हैं, तो आम दर्शक, आम इंसान जो दूर बैठे जानना समझना चाह रहा है, वो इसमें दो पक्ष ढूंढता है कि कौन सही है और कौन गलत। तो क्या अभी हम इस स्थिति में हैं कि हम ये समझ पाएं कि सूडान के बेहतर भविष्य के लिए फिलहाल कौन ज्यादा बेहतर शासन है? कोalition ही ठीक था, या सेना की तरफ ठीक है थोड़ा, या अर्धसैनिक बलों का जो कहना है या उनकी जो विजन है वो ज्यादा ठीक है? ये दोनों में से कोई सूडान के फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं हैं। आर्मी कू जो आई, वो एक डिक्टेटर को हटा के, जो बहुत दिनों से वहां पे अल बशीर थे, उनको हटा के आई, और उसके बाद ये उम्मीद किया जा रहा था कि आर्मी इस रैपिड सपोर्ट फोर्स को मर्ज करके तुरंत सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आने वाले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, वहां पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को सत्ता सौंप देगी। लेकिन आर्मी अभी सत्ता सौंपने के फिराक में नहीं है, और जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो ये चाह रही है कि उसको रेगुलर आर्मी में मर्ज कर लिया जाए। और चूंकि मर्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके साथ उसके जो हेड हैं, वो एग्जिस्टिंग आर्मी फोर्स के हेड को चैलेंज कर सकते हैं और वो ड्युअलिटी ऑफ कमांड हो सकती है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि वहां पे ये किया जाए कि उसको अभी वहीं पे रैपिड सपोर्ट फोर्स को जहां पे है, उसको आर्मी से बाहर रख के और तब निगोशिएशन किया जाए। लेकिन रैपिड सपोर्ट फोर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसको कुछ सिविल सोसाइटी और कुछ विदेशी एजेंसीज का भी सपोर्ट है, जो ये चाह रही है कि अब हम जो आर्मी है इसको हटा के ही रहेंगे और तभी हम जा करके इस टसल को खत्म करेंगे। तो दोनों ठीक नहीं है, और सिविलियन रूल लाने के लिए जरूरी है कि दोनों सिविलियन रूल के लिए तैयार हों और उसको हैंड ओवर करें। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, एक चीज़ जो हमने देखी सर, जो अल बशीर की जो रिजीम थी, उसके बाद
हर कोई कंट्री, हर कोई ताकत जो है उसके अपने अपने प्लान थे सूडान को लेकर। मसलन यूएई ने सूडानीज ऑफिशियल्स को जो है कहा जाता है कि बाकायदा कनेक्ट करवाया इजराइल से। सूडान और इजराइल ने रिश्तों को काफ़ी नॉर्मलाइज भी किया वहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा, और यूएस टेररिज्म लिस्ट से भी हटाया गया उसको। तो इस तरह से हमने देखा कि अमेरिका का जो धड़ा था वहाँ पर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा था। अब आप कह रहे हैं कि रशियन सपोर्ट मांगा जा रहा है, तो क्या हम सूडान में भी रशिया वर्सेस यूएस देख रहे हैं सर आने वाले वक्त में? बहुत सारे जो आपने कहा कि जो G7 के यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये सब इस पॉसिबिलिटी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंतरिक गृह युद्ध है इसको अंदर ही अंदर सुलझाया जाए, और जो बाहर की ताकतें हैं, खास करके रशियन जो कि अफ्रीका में काफी एक्टिव हैं आजकल, वो यहाँ पे अपनी घुसपैठ न बनाए। उनके साथ एक ऐसा भी है कि उनके पास प्राइवेट आर्मी भी है जो कि वो आजकल बहुत सारे देशों को दे रहे हैं। तो कहीं उनका सपोर्ट नहीं आर्मी मांग ले, या कुछ इस तरह की चीजें हो जो बाहर के ताकतों को वहां इन्वॉल्व करें। तो इस पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यूक्रेन जैसी सिचुएशन यहाँ पे अभी आ गई है और आने वाली है बहुत जल्दी। एब्सोल्युटली। एक आखिरी सवाल मेरा सर, भारतीय जो पक्ष है उसकी क्या भूमिका हो सकती है भारत की इस मामले को सुलझाने की? और क्योंकि हमारी भारतीय कैजुअलिटी वहाँ पर इन्वॉल्व हुई है, तो हमारी तो चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। हमारे बहुत सारे मूल निवासी भी हैं हमारे देश के और नागरिक भी हैं। तो ऐसे में भारतीय चिंताएं क्या देख रहे हैं आप सूडान में? भारत की ये चिंता है कि उसका बहुत ही करीब 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का निवेश है वहां पे। दूसरा, जैसा कि आपने बताया, एक पुरानी और एक नई भारत की डायस्पोरा है वहां पे जो काफी अच्छे नंबर में है, और इंडिया के साथ उनका बहुत ही अच्छा कनेक्ट है और लोकल लोगों से भी बहुत अच्छा कनेक्ट है। तो इस गृह युद्ध में ये जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचे, और कोई भी जो वहां पे सेटलमेंट होती है उसमें भारत को ये देखना चाहिए कि उसमें इस तरह से योगदान करे कि भारत का जो हित है, आने वाले दिनों में भारत की जो वहां पे इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित रखा जाए। और इसलिए भारत को वहां पे नजर बनाए रखना जरूरी है, और उसमें भारत को इन्वॉल्व करना चाहिए कि ये जो इसकी जो भी सोल्यूशन निकलती है उसमें भारतीय जो हित है उसको सुरक्षित किया जाए। सर, हालांकि मेरा आखिरी सवाल था आपसे, लेकिन जाते जाते संक्षेप में परिणति क्या होने वाली है इस गृह युद्ध की? ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो हालात लग रहे हैं कि एक दिन के सीज फायर के लिए कहा गया है कि ये दोनों, चूंकि दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इन पे प्रेशर डाल रही हैं कि ये एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें, सीज फायर करें। तो अभी उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया है सीज फायर के लिए। तो ये लगता है कि अगर इनमें कोई बाहरी विदेशी ताकतें काफी बड़े रूप से आके इन्हें नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं तो शायद कोई पीसफुल सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है, वो एक मिलिशिया जंजाविद जो कि एक्टिव था दारफूर में, उसको कन्वर्ट करके बनाया गया है आर्म करके। तो उसमें यूनिफाइड कमांड, यूनिफॉर्म डिसीजंस लेने मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि वो आर्मी के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उस तरह से ट्रेंड और कमांड बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं है, वो ज्यादा मिलिशिया के लोग हैं। तो क्या वो उस निगोशिएटिंग टेबल पे अगर आएंगे तो उनके बात को मानते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा चुनौती है, और क्योंकि वो उसको इनकार भी कर सकते हैं। और इसलिए अभी तो ये लगता है कि बाहरी ताकतें ही कुछ पीसफुल सॉल्यूशन दे सकती हैं, जबकि बहुत ही गंभीर रूप से वहां पे अपने आप को इन्वॉल्व करें, प्रेशर बनाएं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। और वाकई में सूडान, क्योंकि चर्चा कम होती है सूडान और उस जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है अफ्रीका का,
2011 तक तो काफ़ी चर्चा में रहा जब दक्षिण सूडान उससे निकलकर निकला, लेकिन अब दोबारा सुर्खियों में है और बड़े वाजिब कारणों से सुर्खियों में है। और जितना समझ में आया प्रोफेसर दुबे की बात से कि बड़ा महत्वपूर्ण ये भू राजनीतिक रस्साकशी का केंद्र भी बन सकता है, इसलिए तमाम ताकतें इसमें अपनी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और मसले को सॉल्व करने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। लेकिन ये कोशिश कहीं दो धुरियों में न बढ़ जाए, ये भी देखना होगा और देखना होगा कि सूडान में आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।